नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सिस्टम फिर नजर आया लाचार। घनसाली में कागजी कार्रवाई और मंजूरी के फेर में गई गर्भवती की जान। उजड़ा परिवार, ग्रामीण हुए नाराज। वैश्विक संकट के बीच चारधाम यात्रा को लेकर महेंद्र भट्ट का दावा। कहा, सुचारू रूप से चलती रहेगी चारधाम यात्रा। सरकार निकाल रही समस्या के समाधान का रास्ता। राजधानी देहरादून में गूंजा श्रमिकों का नारा। आर पार की लड़ाई के मूड में है प्रदर्शनकारी। वेतन बढ़ाने की मांग पर अड़िग है श्रमिक। देहरादून में कैप्टन ड्रग फैक्ट्री की भंडाफोड़। रोजाना 50,000 रुपए के किराए पर बनती थी नशीली गोलियां। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। ड्रग सप्लाई चेन के नेटवर्क की हो रही जांच। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग धन सिंह रावत से छीनकर सुबोध उनियाल को दिया गया, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो सके। जो काम धन सिंह रावत नहीं कर पा रहे थे, उसे मंत्री सुबोध उनियाल कर सके। लेकिन मंत्री का चेहरा बदलने से क्या स्वास्थ्य व्यवस्था बदली? शायद नहीं, क्योंकि स्थिति बदलती तो आज ना तो एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ती और ना ही घनसाली के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होते। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री का बदला चेहरा, लेकिन नहीं बदले हालात। स्वास्थ्य विभाग की लेट लतीफी, महिला ने गंवाई जान। समय पर नहीं पहुंचा एयर एम्बुलेंस। मंत्री जी, पहाड़ के क्या ऐसे ही रहेंगे हालात? पहाड़ की तस्वीर और तकदीर बदलने के लाख दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत दावों से कोसों दूर है। जब मंत्री धन सिंह रावत के हाथ से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी छीनकर सुबोध उनियाल के हाथों में दी गई, तो लोगों में एक उम्मीद जगी कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ बदला है तो मंत्री का चेहरा, हालात वही है। जो नहीं है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में। मुर्दाबाद स्वास्थ्य विभाग, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे ये लोग घनसाली के हैं। इनमें गुस्सा है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की लेट लतीफी का शिकार फिर एक महिला हुई है। समय पर एयर एम्बुलेंस न मिलने के कारण एक महिला ने दम तोड़ दिया। जिस इमरजेंसी के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था शुरू की गई थी, वही एम्बुलेंस मरीज तक पहुंचने में घंटों का समय लगा दे, तो आप समझिए ये कैसी इमरजेंसी सेवा है। दरअसल पहाड़ी से गिरकर 28 साल की बबीता नाम की महिला घायल हो गई थी। ग्रामीणों ने किसी तरह महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए उच्च अधिकारियों से एयरलिफ्ट के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की। हेलीकॉप्टर पहुंचने में केवल 10 मिनट का समय बचा था, लेकिन अस्पताल से हेलीपैड तक ले जाते समय ही महिला ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही उस सिस्टम ने भी दम तोड़ दिया, जिस सिस्टम से होते हुए इस महिला तक पहुंचने में एयर एम्बुलेंस को कई घंटे लग गए। जो यहाँ सत्ता में बैठे हुए, उनकी आत्माओं के लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहूंगी। वो इसलिए कि वो मरे हुए हैं। अगर वो जिंदा होते तो मुझे लगता है कि जो बहनें हमारी देख रहे होंगे, अब लगातार मौतें हो रही हैं। पहले पिछले टाइम भी आपने देखा होगा, 3 मौतें लगातार हुई। उसके बाद अभी पिछले जो लड़की मायके आ रखी थी, उसकी भी नरेंद्र नगर पहुंचते पहुंचते उसकी डेथ हो गई थी। फिर ये केस आता है, इनको शर्म नहीं आती। एक के बाद एक जो है जाने जा रही हैं, बेमौत जा रही है। उनकी मौतें नहीं हो रही हैं, उनके मर्डर हो रहे हैं। हैरानी होती है सोचकर भी, जिस पहाड़ तक डॉक्टर और स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था पहुंचाने के लाख दावे किए जाते हैं, वो पहाड़ तक पहुंचने में ही हाफने लगते हैं। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ घनसाली के लोगों में गुस्सा है, रोष है। यही कारण है कि वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं या जितने भी भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो भी है, तो आज देखिए ऐसी मौतों पे जो बहनें मर रही है, तो उनको बिल्कुल चेक देने के टाइम पे बिल्कुल वहां पर आ रहे हैं, उनके परिवार के पास सामने आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि ऐसे चेक वितरण करते समय अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि 25 साल के हमारे उत्तराखंड को बने हो गए, लेकिन अभी तक जो हमारी स्वास्थ्य जो सुविधा है वो बिल्कुल जैसी की तैसी है। एक महिला को इमरजेंसी में भी समय पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाई, क्योंकि एयर एम्बुलेंस को पहुंचने में ही घंटों लग गए। अब सवाल है, जिस सुविधा को खास तौर से इमरजेंसी के लिए ही शुरू किया गया, जब वही इमरजेंसी में काम ना आ पाए, तो फिर ये व्यवस्था ही किस काम की? सवाल ये भी कि एयर एम्बुलेंस को मरीज तक पहुंचने में समय आखिर लगा क्यों?
क्या एयर एम्बुलेंस को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया ही इतनी जटिल और लंबी है कि इसके पूरा होने तक मरीज की सांसें ही थम जाती हैं? अगर हाँ, तो फिर इसे इमरजेंसी व्यवस्था का नाम ही क्यों दिया गया? और अगर वाकई में एयर एम्बुलेंस इमरजेंसी में मरीज को नया जीवन देने में सक्षम है, तो फिर इसकी प्रक्रिया को सरल क्यों नहीं किया जाता? क्यों एक ऐसी व्यवस्था तैयार नहीं की जाती कि जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक क्लिक से एयर एम्बुलेंस मरीज तक पहुंच सके और मरीज की जान बच सके? मंत्री सुबोध उनियाल जी, ये काम कौन करेगा? जिम्मेदारी आपकी है। स्वास्थ्य मंत्री का चेहरा बदला है तो व्यवस्था भी आपको बदलनी होगी। रफ्तार मीडिया के लिए टिहरी से पंकज भट्ट के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। जहां स्वास्थ्य सिस्टम की लाचारी के आगे घनसाली में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परख रहे हैं। सोमवार को भी कैबिनेट मंत्री हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार के चेनराई जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें अस्पताल की बदहाल सूरत पर गुस्सा आ गया और उन्होंने सीएमओ को फटकार लगाते हुए अस्पताल को कूड़ा घर बता दिया। कैबिनेट मंत्री ने अस्पताल में फैली गंदगी पर नाराजगी को जाहिर किया और जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीएमओ साहब, क्या हालत है वहाँ पे आपके बाथरूम की? सर वो वाला एक्सरे वाला सर। हाँ, बिल्डिंग पुरानी है। अरे बिल्डिंग पुरानी, सफाई करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? सफाई आउटसोर्स में है तो भाई, तो वहाँ की सफाई सफाई आउटसोर्स में सफाई करेंगे आप लोग? अरे क्या बता के हमें अब जाए आपका स्टोर है? अस्पताल कम लगेगा, ज्यादा लगेगा आपका। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे से बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, लेकिन इन सबके बीच सवाल बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को लेकर उठ रहे हैं कि क्या नितिन नवीन के दौरे के समय दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे? फिलहाल प्रभारी को लेकर पार्टी असमंजस में नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। गेम चेंजर साबित होगा नितिन नवीन का दौरा। प्रभारी दुष्यंत गौतम को लेकर सस्पेंस बरकरार। कार्यक्रम में गौतम रहेंगे मौजूद या होगी छुट्टी? उत्तराखंड बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी में जितना व्यस्त नजर आ रही है, उससे ज्यादा प्रभारी को लेकर असमंजस की स्थिति में दिख रही है। पिछले प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम को छोड़ दें तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इन दिनों उत्तराखंड में पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, कोर ग्रुप जैसी महत्वपूर्ण बैठक में भी दुष्यंत गौतम दूर दूर तक नजर नहीं आए, क्योंकि दुष्यंत गौतम, जिनका नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सामने आए ऑडियो में वीआईपी के रूप में लिया गया था, उसके बाद से ही दुष्यंत गौतम उत्तराखंड से गायब हो गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पर आएंगे, तब क्या प्रभारी दुष्यंत गौतम दूरी बनाएंगे या फिर मौजूद रहेंगे? हालांकि बीजेपी में कुछ नेताओं को उम्मीद है तो कुछ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार भी उनका आना मुमकिन नहीं। प्रभारी की इसी दूरी से प्रदेश की सियासत भी गर्म है और बीजेपी नेता चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे लेकर धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री खजान दास के मुताबिक प्रभारी का उत्तराखंड में रहना पार्टी के लिए सही है और वो लगातार अपने दौरों से पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते रहते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो प्रभारी भी बैठकों में मौजूद रहेंगे। ये किसने कहा कि प्रभारी जी नहीं आए? प्रभारी जी पहले भी अभी आए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। विधायक और तमाम लीडर्स और जनपदों के हमारे अध्यक्षगण और पूरे प्रदेश की बैठक थी, यही देहरादून में थी। उस बैठक में माननीय प्रभारी जी यहाँ पर रहे हैं और अब भी माननीय प्रभारी जी आएंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की माने तो प्रभारी पिछले कई कार्यक्रमों में मौजूद नहीं रहे और आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि इस बार प्रदेश प्रभारी जरूर नजर आएंगे। देखिए, अभी बात चल रही है, उस पर देखा जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रभारी जी का भी आगमन हो सकता है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले आगामी 29 और 30 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कोर कमेटी की बैठक से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया जाएगा।
लेकिन इन तमाम कार्यक्रमों के बीच सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इन बैठकों में नजर आएंगे, और अगर दुष्यंत गौतम उत्तराखंड पहुंचते हैं और नितिन नवीन के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो क्या माना जाए कि दुष्यंत गौतम को क्लीन चिट मिल गई है। फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर उत्तराखंड के सियासी दलों को प्रभारी पर बने सस्पेंस के ब्रेक होने का इंतजार है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैश्विक संकट के बीच चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलने वाली है क्योंकि सरकार समस्या के समाधान का रास्ता निकाल रही है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा की खुद मॉनिटरिंग की है और कर भी रहे हैं। यात्रा को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उनका मानना है कि इस साल की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। देखिए, यात्रा भी चलेगी, चीजें अनुकूल इन समस्याओं के समाधान के रास्ते निकाले भी जाएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सब प्रकार से चीज़ों को संभाला हुआ है। मैं कह सकता हूँ यात्रा इस बार अभूतपूर्व यात्रा रहने वाली है और पिछले 50 लाख से ज़्यादा यात्री आए थे। इस बार निश्चित रूप से हमको लगता है कि 80 लाख से ज़्यादा यात्री आएंगे। अकेले अभी तक 6 लाख से ज़्यादा यात्री चारधाम में आ चुके हैं। एक बहुत अच्छा माहौल यात्रा का बना हुआ है। अब केवल भाषण, पोस्टर और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक राजनीति सीमित नहीं है, बल्कि एनिमेटेड वीडियो, एआई जनरेटेड कंटेंट और वायरल क्लिप्स अब चुनावी रणनीति का हिस्सा है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ एनिमेटेड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं और इन वीडियो के जरिए विरोधी दलों और नेताओं की छवि को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया बना राजनीतिक दलों का हथियार। एआई वीडियो, वायरल क्लिप्स है चुनावी रणनीति का हिस्सा। विरोधियों पर हो रहा एआई वीडियो से प्रहार। 2027 चुनाव में एआई किसके लिए होगा मददगार। सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक दलों के बीच डिजिटल प्रचार का तरीका तेजी से बदल रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में हाल ही के समय में देखा गया कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ एनिमेटेड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर रही हैं। कई वीडियो व्यंग्यात्मक होते हैं, जबकि कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिनमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के आरोप लगते हैं। और कम समय में वायरल होने वाले वीडियो राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन फेक कंटेंट, डीप फेक तकनीक और भ्रामक एनिमेशन लोकतांत्रिक माहौल को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आम लोग भी ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा वीडियो वास्तविक है और कौन सा केवल प्रचार के उद्देश्य से तैयार किया गया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीते दिनों अपने ऊपर बने एनिमेटेड वीडियो को लेकर अपना बयान जारी किया, जिनमें उन्होंने कहा कि बीजेपी पोषित कुछ फर्जी पेज उनकी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, भ्रामक और धार्मिक उन्माद फैला रही है। इस प्रदेश की जनता को उनके सपनों के अनुसार एक शासन मिल सके, उसमें प्रयासरत हूं। इसलिए जगह जगह पर फांसें बनाकर मेरे पैरों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है जनता से। मैं देखता हूं कि इन पेजों पर, जिन पेजों का मैंने नाम लिया, इन्होंने भाड़े के टट्टू रखे हुए हैं उन पेजों पर प्रतिक्रिया देने के लिए, जो कि मेरे खिलाफ प्रतिक्रिया देने में शायद उनको, मैंने सुना कि प्रति प्रतिक्रिया 50 रुपए उनको दिए जाते हैं और एक एक व्यक्ति ने 10-10, 15-15 आईडी बना रखी हैं ताकि उसमें प्रतिक्रिया दें। मेरा उत्तराखंड के उन लोगों से जो राजनीतिक भाव से तटस्थ होकर इस प्रदेश के हित को चाहते हैं। इस प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी का एक दल डीजीपी कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचा, जिनमें उन सभी फेसबुक पेज के खिलाफ कार्रवाई करने और तत्काल प्रभाव से जांच करने की शिकायत की गई। कांग्रेस पूर्व विधायक मनोज रावत का कहना है कि लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। वो पेज हमारे माननीय अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के विरुद्ध अनर्गल, तथ्यहीन बातें प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। उसके विरोध में 28 दिसंबर को भी प्रदेश कांग्रेस के हमारे सम्मानित अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी पुलिस महानिदेशक साहब को मिले थे और उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था कि जल्दी ही इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। आज दिसंबर से मई का महीना हो गया है, 5 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पूरे मामले में बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की छवि तो जनता के बीच पहले ही खराब हो चुकी है। 2022 चुनाव में ही जनता कांग्रेस को नकार चुकी है।
अंतर है। छवि जिसकी ऑलरेडी खराब है, देवतुल्य जनता ने उसको नकार दिया है। जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे थे उधर से भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो आपकी छवि अगर अच्छी होती, बेहतर होती, तो निश्चित तौर पर आप वहां से जीत भी हासिल करते। तो छवि जिसकी खराब ऑलरेडी है, उसकी छवि खराब करने का कौन क्या प्रयास करेगा? तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए उन्हें। और निश्चित तौर पर आज लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कर रखने का अधिकार है। आप भी जाइए, कानून प्रणाली का सहारा लीजिए। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने और आने वाले चुनाव में सोशल मीडिया वॉर और अधिक आक्रामक हो सकती है। राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया के जरिए जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की जुगत में लगी है। ऐसे में मतदाताओं को समझना होगा कि जो वायरल वीडियो चल रहे हैं उन पर तुरंत भरोसा करने की बजाय उनकी सत्यता को जानना ज्यादा जरूरी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने बीएलए की भूमिका को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राजधानी देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देहरादून की सभी विधानसभाओं के बीएलए 1 जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया गया। बता दें कि कांग्रेस अभी से ही बीएलए की नियुक्ति कर उनके कार्यों के लिए आगामी रणनीति बना रही है। उधर कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में पार्टी के बीएलए की भूमिका अहम होगी। उनका कहना है कि कोई भी वोटर अपने मताधिकार से वंचित ना रहे, कांग्रेस इस पर काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का तो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो BLA 2 बनाने थे, BLA 2 बनाने के मामले में कांग्रेस पार्टी को काफ़ी अच्छी सफलता, लेकिन लगभग 90% के करीब, 92 या 3% के करीब हम BLA 2 बना चुके हैं। और बाकी BLA 2 भी मुझे लगता है जब गणना प्रपत्र का समय आएगा लगभग 15 दिन के बाद, तो कांग्रेस के 11,733 BLA 2 पूरे राज्य में बन गए होंगे, क्योंकि BLA 2 का काम गणना प्रपत्र के बाद ही शुरू होगा। तो हम अपने लक्ष्य पर बिल्कुल सतत रूप से पहुंच रहे हैं और जिस समय हमको लक्ष्य पूरा करना है हम उस पर पूरा कर लेंगे। उधर उत्तराखंड कांग्रेस की महिला विंग ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्लाबोल की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला पर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर नाराज हैं। महिला कांग्रेस की गढ़वाल मंडल की प्रदेश अध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल ने एसएसपी कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ज्योति रौतेला ने नर्सिंग अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन कर प्रशासन का ध्यान उनकी ओर खींचने का काम किया, न कि सरकारी काम में बाधा डालने का। उन्होंने नर्सिंग के जो हमारे अधिकारी बैठे हुए थे उनके साथ मिलके उनको अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी है। और ये शासन प्रशासन को जो नज़र नहीं आया, उन्होंने पानी की टंकी पे चढ़ के अगर विरोध जताया तो उसमें मुझे नहीं लगता कि सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया था। वो 60 घंटे तक वो पानी की टंकी के ऊपर चढ़ी रही बिना पानी पिए, ये तो सरकार को नहीं दिखा। लेकिन धाराएं उनके ऊपर इतनी लगा दी गई है हमारे नर्सिंग भाई बहनों के ऊपर और हमारे अध्यक्ष के ऊपर कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई क्राइम करा हो। और यही आज कारण था प्रेस वार्ता का कि हम लोग आपके द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं शासन और प्रशासन को कि जल्द से जल्द जो धाराएं हैं इन्हें हटा दी जाए, उनके जिनके भी मुकदमे हैं उनको वापस किए जाए। नहीं तो महिला कांग्रेस बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन करेगी, हर एक जिले स्तर पे करेंगे। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन ने जरूरतमंद परिवारों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। शहर में जिला प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जो सरकारी योजनाओं से बाहर हैं और उनकी माली हालत भी ठीक नहीं है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री का संकल्प है कि समाज के गरीब, बेसहारा और वंचित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि इसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा परिवार शामिल है, आर्थिक संकट के कारण जिनके बच्चों की पढ़ाई और इलाज प्रभावित हो रहा है। हमारा एक सोर्स राइफल क्लब है और कुछ हम CSR से सीख करते हैं असिस्टेंस, तो उसके जरिए आफ्टर ड्यू स्क्रूटनी एंड एनालिसिस कुछ जैसे हमारी माताएं विधवा हैं, माइनर बच्चे हैं, कुछ के कैंसर पीड़ित अर्निंग मेंबर हैं जिनकी सोर्सेज खत्म हो चुके हैं, कुछ के ऊपर लोन है, लोन के साथ साथ बच्चों का शिक्षा का बर्डन है, इलाज का बर्डन है, और वो एक विशियस साइकिल में ट्रैप हो गए हैं और ना अपनी जीविका आगे चला पा रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं और ना ही वो 2 स्क्वायर मील्स अ डे अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ये आवश्यक है कि एक स्टिमुलस पैकेज देकर उनको उस डेट ट्रैप से निकाला जाए। तो यही एक मैकेनिज्म डिवाइस किया हुआ है यहाँ पर हमारे राइफल क्लब के जरिए, और ऐसे केसेस को आफ्टर ड्यू स्क्रूटनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।
देहरादून में श्रमिकों का आंदोलन उग्र होता दिखाई दे रहा है, जहां मोबेवाला में श्रमिकों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सोमवार को भी श्रमिकों ने कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रमिक कंपनी के परिसर के बाहर इकट्ठा हुए। श्रमिकों की मांग है कि उनका वेतन 20,000 रुपए महीना किया जाए और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। रुद्रपुर स्थित कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक हुई और बैठक में डीएम ने उप जिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्र अधिकारियों को अवैध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लिहाजा प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, विकास और समाज कल्याण विभागों के संयुक्त कैंप आयोजित किए गए हैं ताकि जन समस्याओं का मौके पर समाधान हो सके। पिछले काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ बाहर के लोग यहाँ पर आकर के यहाँ के कुछ लोगों को बरगला करके अपने झांसे में लेकर के लोग लालच दे करके खटीमा, सितारगंज, नानकमत्ता, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर जैसे क्षेत्रों में, खास करके जो थारू समाज का क्षेत्र है, जो मुक्सा समाज का क्षेत्र है और राय सिख समाज का क्षेत्र है, उन गाँवों में जाना, वहाँ अवैध रूप से प्रार्थना सभाओं का संचालन करना और कुछ लोग लालच दे करके अथवा असम्यक असर डाल करके, जैसे दो धर्मों की तुलना करके, असम्यक तुलना करके बीमारी को ठीक करने का सहारा झांसा दे करके या शिक्षा और स्वास्थ्य का झांसा दे करके उनको उनके मूल धर्म से अपने धर्म में धर्मांतरित करने की प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ लोगों के द्वारा धर्मांतरित हो जाने की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। ऐसे तथ्यों की जांच कराई गई है। कुछ लोगों ने शिकायतें भी दी हैं कि उनको धर्मांतरित कराने का, लोग लालच देने का प्रयास किया गया। रुद्रपुर में ही जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देश पर जिला प्रशासन मिलावटी और नकली दवाइयों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में गदरपुर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने दिनेशपुर में एक फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान लगभग 7.5 कुंटल आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयां बरामद की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एलोपैथिक दवाओं और आयुर्वेदिक दवाइयों में मिलाकर डायबिटीज की नकली दवा तैयार की जा रही थी। वहीं कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री परिसर से हिरण के 7 सींग भी बरामद किए गए। वहाँ एक व्यक्ति अवैध रूप से शुगर की दवा करके कोई मेडिसिन बेच रहा है जो कि अनमन्य नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है और उससे लोगों को नुकसान हो रहा है। फायदा प्रारंभिक रूप से फायदा दिखाई पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे नुकसान हो रहा है। इस गोपनीय शिकायत पर वहाँ की जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने वहाँ जांच करी। पहले गोपनीय जांच करी और उसके बाद विभाग की टीमों के साथ उन्होंने जांच किया। बड़े पैमाने पर वहाँ अवैध रूप से भंडारित दवाओं को और कुछ ऐसे मेडिसिन्स, कुछ ऐसे केमिकल्स उनको पाए गए हैं जिनको कि मिला करके वहाँ पर बेचा जाता था, ऐसा संज्ञान में आया। उनको भी जब्त किया गया। उसके बाद उनकी सैंपलिंग हुई थी। रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले आ चुकी है। रिपोर्ट में भी मिलावटी चीज़ों की तथ्यों की पुष्टि हुई है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक तमंचा भी मिला था और कुछ जानवरों के कुछ अंग भी मिले थे। उसको लेकर भी इस समय पुलिस विभाग में एफआईआर दर्ज हुई है। कैप्टन ड्रग मामले के तार अब देहरादून से भी जुड़ गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई दून के इंडस्ट्रियल एरिया सेलाकोई में चल रही ग्रीन हर्बल फैक्ट्री पर हुई है। एनसीबी ने फैक्ट्री के मालिक को कैप्टेगन टैबलेट के अवैध निर्माण में कथित रूप से सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और इससे पहले एक सीरियाई नागरिक गिरफ्तार है। पूछताछ में सामने आया कि ग्रीन हर्बल फैक्ट्री में ये ड्रग्स बनाया जाता था। छापेमारी के दौरान कई मशीनें, कैप्सूल, पैकेजिंग सामग्री बरामद की गई है। आरोप है कि फैक्ट्री का मालिक 50,000 रुपए प्रतिदिन का किराया वसूलता था। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। उधर एनसीबी ड्रग सप्लाई चेन के नेटवर्क को खंगाल रही है। रुड़की में मेडिकल स्टोर संचालकों ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री को लेकर मोर्चा खोल दिया है। रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने 20 मई को हड़ताल का ऐलान किया है। एसोसिएशन का कहना है कि दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री से न केवल छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है बल्कि जन स्वास्थ्य भी खतरे में है। उनका कहना है कि मार्केट में नकली और अनुचित तरीके से संग्रहित दवाइयों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो मरीजों की जान के लिए खतरा बन सकती है। हमारे व्यापार में, औषधि व्यवसाय में बहुत सारी समस्याओं का सामना आजकल करना पड़ रहा है, लेकिन ये मुद्दा चूंकि मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है तो बहुत गंभीर मुद्दा है। ऑनलाइन जो दवा की बिक्री हो रही है
इसमें क्या गारंटी है कि पेशेंट को सही दवा पहुंच रही है। जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो मेन मूलभूत समस्या यही है कि मरीज को दवाई की ज़रूरत है, और दवाई वहाँ पर किस तरह से, आप चारों तरफ देख रहे हैं देश के हालात कैसे हैं, मरीज को क्या डॉक्टर जो सही टाइम पर जो सही दवा प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो सही बीमारी देखकर इलाज हेतु उसको एडवाइस कर रहा है, तो क्या वो सही मिल रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस ने शहर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को 12 घंटे के अंदर हिरासत में ले लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपी ने डायल 112 पर कॉल कर धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कॉल ट्रेस कर रोडी बेलवाला क्षेत्र से उसे हिरासत में लिया और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो शराब के नशे में था। जांच में आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल देर रात को पुलिस कंट्रोल रूम को एक अज्ञात नंबर से फोन आया था और उसमें काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, और जो ऑपरेटर था उस वक्त कंट्रोल रूम में, जो महिला कर्मचारी, उसके साथ भी बड़ी अभद्रता की गई। और साथ में जो कॉलर ने ये भी धमकी दी कि अगले 4 दिवस में वो यहाँ पे हर की पैड़ी और जो महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ पे बम ब्लास्ट करेगा। तो इस संबंध में कोतवाली में 351(3), 351(4), 352, 353 बीएनएस में मुकदमा लिखा गया। उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से तफ्तीश की गई, और आज इसमें व्यक्ति था, ये यमकेश्वर निवासी है, इसका नाम सोहन सिंह रावत है, इसके द्वारा किया गया। और इसको जब पुलिस हिरासत में लिया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि अत्यधिक शराब पीने का आदी है और शराब के नशे में ये इसके द्वारा किया गया। इसमें मुकदमा लिखा जा चुका है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इस प्रकार से कंट्रोल रूम में भ्रामक सूचना देना, भ्रमित करना और पुलिस कर्मचारी उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इसमें ये एफआईआर रजिस्टर की गई है और नियमानुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर में कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहां आबकारी निरीक्षक के साथ हल्द्वानी के जनपदीय प्रवर्तन दल और मंडलीय प्रवर्तन दल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम अर्जुनपुर के साथ ही अमरपुर में भी कच्ची शराब की 6 भट्टियों को नष्ट किया है। टीम ने मौके से लगभग 14,000 किलो लहन को नष्ट करने के साथ ही 220 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किया है। देखिए, आज हमारी टीम द्वारा अर्जुनपुर और रायपुर में चल रही अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया और मौके से 14,000 केजी लहर नष्ट किया, 220 लीटर अवैध शराब बरामद कर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 60 में कार्रवाई की गई है और यह अभियान हमारा आगे भी जारी रहेगा। हल्द्वानी में चंदन अस्पताल ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल को एक साथ 5 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ केयर मान्यताओं का प्रमाण मिला है। अस्पताल के सीईओ डॉक्टर परवेज अहमद ने इसे पूरे संस्थान के लिए गर्व का पल बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन सुरक्षित और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए निरंतर काम कर रहा है और अस्पताल अब किडनी ट्रांसप्लांट भी शुरू करने जा रहा है। सर, ये अस्पताल को हमारे तकरीबन 1.5 साल से लगभग 1.5 साल हो गया हॉस्पिटल को ऑपरेशन होते हुए, और अभी जो अस्पताल को एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिली है जो उत्तराखंड स्टेट में और बाकी राज्यों के स्टेट में ये उपलब्धि किसी भी हॉस्पिटल को नहीं मिली हुई है। हॉस्पिटल को 5 नेशनल और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिल चुके हैं जो खुद में एक क्वालिटी केयर को दर्शाता है। इस एक्रेडिटेशन का मिलना हॉस्पिटल के लिए और बल्कि पूरे हल्द्वानी, कुमाऊं और उत्तराखंड के लिए एक बहुत गर्व की बात है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सिस्टम फिर नजर आया लाचार। घनसाली में कागजी कार्रवाई और मंजूरी के फेर में गई गर्भवती की जान, उजड़ा परिवार, ग्रामीण हुए नाराज। वैश्विक संकट के बीच चारधाम यात्रा को लेकर महेंद्र भट्ट का दावा, कहा सुचारू रूप से चलती रहेगी चारधाम यात्रा, सरकार निकाल रही समस्या के समाधान का रास्ता। राजधानी देहरादून में गूंजा श्रमिकों का नारा, आर पार की लड़ाई के मूड में है प्रदर्शनकारी, वेतन बढ़ाने की मांग पर अड़िग है श्रमिक। देहरादून में कैप्टन ड्रग फैक्ट्री की भंडाफोड़, रोजाना 50,000 रुपए के किराए पर बनती थी नशीली गोलियां, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, ड्रग सप्लाई चेन के नेटवर्क की हो रही जांच।